नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भूगोल की ऑनलाइन कक्षाओं में। और लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। हमने ये भी देखा कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का प्रारूप हमने समझने का प्रयास किया, जहां हम ये देख रहे थे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में, जो कि 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने प्रस्तुत की। अल्फ्रेड वेगनर एक जर्मन जलवायुविद थे, क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने जलवायु कटिबंधों के अध्ययन के आधार पर अपनी एक रूपरेखा प्रस्तुत करी, जो कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के रूप में हमने देखी। हमने ये भी देखा कि उन्होंने बताया कि एक सुपर मैसिव या सुपर कॉन्टिनेंट था, जिसमें सारे आज के जो वर्तमान महाद्वीप है वो समाहित थे, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, पेंजिया। और इस पेंजिया के चारों ओर एकमात्र विशाल महासागर था, जो पूरे पेंजिया को घेरे हुए था। ये अगर जैसे मान के चलो ये सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया है, तो इसके चारों ओर एक विशाल महासागर था। विशाल महासागर जो था, इसको उन्होंने क्या नाम दिया था, पैंथेरास। फिर हमने ये देखा कि ये जो महाद्वीप था पेंजिया, ये दो भागों में टूट गया, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। ये भी हमने देखा था, इसका सदर्न पार्ट गोंडवाना लैंड और इसका नॉर्दर्न पार्ट जो था अंगारा लैंड या लोरेशिया के रूप में हमने देखा इसको। और इसके बाद फिर फर्दर टाइम में इनके भी बहुत सारे पीसेस हो गए, जो वर्तमान हमको महाद्वीप देखने को मिलते हैं, ये अस्तित्व में आए। यहाँ तक के बारे में हमने पढ़ लिया था। मैंने दोबारा से इसको रिवाइज इसलिए किया है ताकि हमको इसकी और थोड़ी सी समझ बेहतर डेवलप हो सके। तो ये मैंने स्क्रीन हमारे यहाँ पे बोर्ड पे कुछ एविडेंसेस इसके लिए लिखे हुए हैं, ताकि हमको अतिरिक्त टाइम नहीं लगे। इससे पहले एविडेंसेस से पहले ये तो हमने मोटी मोटी रूपरेखा सिद्धांत की देखी थी। इसके बाद यहाँ पर हम एक और चीज पढ़ लेते हैं, फोर्सेस। जब ये महाद्वीप हम कह रहे थे कि पेंजिया एक है, और उसमें फिर बाद में विभाजन हो गया और वो अलग अलग दिशाओं में महाद्वीप प्रवाहित हो गए और वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया, तो किस तरीके से ये अलग हुए उसके बारे में वेगनर महोदय, इनके पीछे क्या कारण रहे, इससे पहले ये ज्यादा तो नहीं बताते, लेकिन इन्होंने इन महाद्वीपों के प्रवाह के पीछे दो फोर्सेस बताए। मुझे इंग्लिश शब्द तो ठीक से याद है, हिंदी में से क्या कहते हैं, आई कांट रिमेंबर। जो पहला फोर्सेस इन्होंने महाद्वीपों के प्रवाह के लिए उत्तरदायी बताया, वो बताया इन्होंने पोलर फ्लीच फोर्सेस। और दूसरा इन्होंने बताया टाइडल फोर्सेस। इन दोनों फोर्सेस के कारण क्या हुआ, दोनों फोर्सेस के कारण क्या हुआ, ऊपर वाली जो पोलर फ्लीच फोर्सेस थी, इसके कारण महाद्वीपों का मूवमेंट जो हुआ वो ऊपर की ओर हुआ। दो दिशाओं में महाद्वीप प्रवाहित हुए, ऐसा वेगनर कहते हैं कि एक तो महाद्वीपों का प्रभाव हुआ भूमध्य रेखा की ओर और एक हुआ पश्चिम की ओर। तो जो भूमध्य रेखा की ओर जो प्रवाह हुआ महाद्वीपों का, वो हुआ एक तो पोलर फ्लीच और टाइडल फोर्सेस, दोनों इसमें कहीं ना कहीं कंबाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस था। इसके अलावा टाइडल फोर्सेस जो चंद्रमा, वो ये कहते हैं कि ऑन दैट टाइम जब ये सारी प्रोसेस हुई कार्बोनिफेरस युग में, उस समय चंद्रमा जो है पृथ्वी के बहुत ज्यादा निकट था, जो आज की स्थिति में। तो उस समय क्या हुआ कि चंद्रमा जब बहुत ज्यादा निकट था, तो चंद्रमा की जो ज्वारीय शक्ति थी, टाइडल फोर्सेस जो थी, वो आज के मुकाबले बहुत ज्यादा थी, जिसके कारण क्या है, महाद्वीपों पर भी उसका प्रभाव पड़ा और महाद्वीप एक दूसरे से अलग होकर के अलग अलग दिशाओं में गति। इसके अलावा एक प्रवाह और हमको देखने को मिलता है, वो मिलता है हमको पश्चिम की ओर। दो तरह का प्रवाह हमने देखा है, एक तो देखा है विषुवत रेखा की ओर और दूसरा हम देखते हैं पश्चिम की ओर। टाइडल फोर्सेस के अलावा एक पृथ्वी की जो गति है, उसके कारण भी एक फोर्स क्रिएट हुआ टाइडल फोर्सेस के साथ साथ, जिसके कारण महाद्वीपों का जो मूवमेंट है वो पश्चिम की ओर हुआ। अब इनके कारण क्या हुआ, मैं इनको एक बार फिर से मिटा देता हूँ, इनको फिर से एक बार लिख दूंगा, लिखने का कोई मतलब यहाँ रहा नहीं, क्योंकि दोबारा ही लिखना पड़ेगा इन सब चीजों को। ये कहते हैं कि अंगारा लैंड से टूट करके
हम देख रहे हैं कि जो अपवर्ड मूवमेंट हुआ उसमें अंगारा लैंड से बने नॉर्थ अमेरिका, यूरोप पूरा की पूरा बन गया, और साइबेरिया वाला जो रीजन है, साइबेरिया और एशिया का जो मिडिल सेंट्रल एशिया और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये। जबकि गोंडवाना, हम उस दिन भी चर्चा इसकी कर चुके थे, गोंडवाना लैंड से अलग होकर के भारत, स्पेशली प्रायद्वीपीय भारत, पूरा भारत नहीं, केवल प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका, ये इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया भी है, और अंटार्कटिका। ये कुछ अलग अलग महाद्वीप इन दोनों पार्ट से बन गए। आप किताब में भी इस पूरी थ्योरी को एक बार पढ़ेंगे तो ठीक से समझ में आ जाएगी। तो ये कुछ फोर्सेस के आधार पर इन्होंने बताया कि दो तरह की फोर्सेस जिसमें काम किया। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि इसके क्या प्रमाण मिलते हैं। थ्योरी तो इन्होंने दे दी थी, और ये थ्योरी इन्होंने कब दी? आज से लगभग 100 साल पहले, ऑलमोस्ट 100 साल पहले। और 100 साल पहले इस तरह की बातें करने वाला आदमी मूर्ख से ज्यादा कुछ नहीं समझा जाता था। अगर हमारे उस समय अगर हमारे भारत में ये बात कही जाती और ग्रामीण अंचल में कही जाती तो शायद ही समझ में आती। लेकिन बहुत सारे एविडेंसेस इस चीज के उन्होंने प्रदर्शित भी किए अपनी थ्योरी में कि क्या क्या प्रमाण इन्होंने दिए। तो सबसे पहला जो प्रमाण इन्होंने दिया अपनी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए, वो इन्होंने दिया जिग्सा फिट। जिग्सा फिट एक इमेजेस होती हैं एक टाइप की, जिसमें क्या होता है, पीसेस दे दिए जाते हैं आपको। आपने देखा होगा कि इसको तोड़ करके आपको एक इमेजेस बनानी होती है। बहुत सारे 4-5 पीस होते हैं किसी इमेज के। इस तरीके से जैसे 4 पीस में कोई इमेज है, आपको ए से डी के साथ कनेक्ट करना है, सी को डी के साथ कनेक्ट करना है। तो इस तरीके से जब तोड़ मरोड़ के वापिस जोड़ के जो इमेज बनाई जाती है जिग्सा फिट इमेजेस कहते हैं। तो इन्होंने बताया, मैं यहां आपको उदाहरण, ये है हमारा दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप। ठीक से मैं इसको बना नहीं पाया। ये है हमारा अफ्रीका, और ये है हमारा, ये तो है अफ्रीका, और ये है हमारा दक्षिणी अमेरिका। तो इन दोनों की अगर तट रेखाओं को मिलाया जाए, वर्तमान में अगर हम इनकी स्थिति देखें, बीच में पूरा की पूरा बहुत बड़ा अंध महासागर है। फिलहाल वर्तमान की बात करें, लेकिन ऑन दैट टाइम पे ये कहते हैं कि अगर हम अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका की कोस्ट लाइन का अध्ययन करें, ये पूरी की पूरी जो कोस्ट लाइन है, इसको अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं मैच खाती है जिग्सा फिट इमेज की तरह। यानी कि उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका, अफ्रीका की पश्चिमी तटरेखा और उत्तरी अमेरिका की पूर्वी तटरेखा जो है उसको एक साथ मिलाया जा सकता है, इनकी कोस्ट लाइन को एक साथ अटैच किया जा सकता है, और ये बहुत हद तक मिल जाती है। ऐसा तभी हुआ होगा जब ये दो पार्ट पहले एक साथ जुड़े हुए होंगे और बाद में फिर ये एक दूसरे से अलग हो गए, और इनका प्रभाव इतनी दूर होते होते आज जो उत्तरी दक्षिणी अमेरिका है वो यहाँ आ गया और अफ्रीका यहाँ रहेगा।
तो ये एक प्रमाण जिग्सा फिट। दूसरा है चट्टानों में समानता, रॉक सिमिलरिटीज। जो दोनों तट की चट्टानें हैं, जैसे मान के चलो कि ये जो डस्टर है, मैं इसको यहां से अगर बीच में से सब तोड़ करके एक हिस्सा यहां रख देता हूं, एक हिस्सा मैं यहां रख देता हूं, और अगर हम इन दोनों जब भविष्य में कभी जब इनके दोनों पार्ट्स का अध्ययन करेंगे यहाँ और यहाँ, तो हम ये देख करके समझ जाएंगे कि ये एक ही डस्टर के दो टुकड़े हैं। ऐसे ही जब ये लैंडमास एक दूसरे से अलग हुए तो यहाँ की जो चट्टानें हैं और यहाँ की जो पूरी की पूरी रॉक्स हैं, इन रॉक्स में भी क्या है, सिमिलरिटीज मिलती है, चट्टानों में समानता देखने को हमको मिलती है। तीसरा एविडेंस की हम बात करें, फॉसिल्स। फॉसिल्स हम बाद में देखेंगे। ग्लेशियल डिपॉजिट्स या हिमानीकरण के प्रमाण। जब ये पूरा के पूरा लैंड मास एक था, जब पेंजिया हमारा एक था और जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का विभाजन नहीं हुआ था, उस समय कार्बोनिफेरस हिमानीकरण के जो प्रमाण हैं वो एक साथ, यानी कि जब ये पूरा की पूरा लैंड मास एक था तो उस समय उस पर हिमानीकरण का प्रभाव हुआ। हिमानीकरण में क्या होता है, पृथ्वी पर एक मोटी बर्फ की चादर जम जाती है। जब हिमयुग आता है पृथ्वी पर तो चारों ओर पृथ्वी पर बर्फ ही बर्फ का साम्राज्य स्थापित हो जाता है और पृथ्वी पर मोटी बर्फ की चादर बन जाती है। लेकिन जब वो चादर धीरे धीरे मूव करती है पृथ्वी के ऊपर, तो उससे चट्टानों पर कुछ स्पेसिफिक खरोंचे और टिल्टेशन जमा होता है, बोल्डर के लिए जमा होती है, जो दिखाती प्रमाण प्रदर्शित करती है कि किसी जमाने में इस स्थान विशेष पर हिमानीकरण का प्रभाव रहा है। तो जो कार्बोनिफेरस हिमानीकरण है उसका प्रमाण हमको दक्षिणी अमेरिका, प्रायद्वीपीय भारत, जो अंटार्कटिक महाद्वीप है वो वर्तमान में भी बर्फ से आच्छादित है, लेकिन उसकी अगर चट्टानों को खोद करके अध्ययन किया जाए तो वो भी इस चीज को प्रदर्शित करती है। इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, प्रायद्वीपीय भारत और अंटार्कटिक जो कि गोंडवाना लैंड का पार्ट थे, उन सब पर एक साथ एक जैसे हिमानीकरण के प्रभाव हमको देखने को मिलते हैं, समकालीन। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं प्रतिपादित होता है कि ये जो स्थलखंड थे कालांतर में एक दूसरे से अटैच थे। चौथा, प्लेसर डिपॉजिट या प्लेसर निक्षेप। अब मैं यहां आपको थोड़ी सी विशेषता बता देता हूं कि अफ्रीका का जो ये पश्चिमी तट है, यहां पर एक देश है घाना। घाना के अतिरिक्त अफ्रीका में कहीं भी कोई बहुत बड़ी गोल्ड माइंस नहीं है, लेकिन घाना में बड़ी मात्रा में गोल्ड माइंस यहां पर मिलती हैं, चट्टानें मिलती हैं। इसके अतिरिक्त ये चट्टानें स्पेसिफिकली कहां का पार्ट है, ये जो चट्टानें हैं जनरली जो सोना बड़ी मात्रा में मिलता है, ये ब्राजील का पठार यहां पर है। इस ब्राजील के पठार पर गोल्ड प्लेसर के निक्षेप काफी बड़ी मात्रा में मिलते हैं, और वही प्लेसर के निक्षेप जो कि यहां इस साइड में है, वही अफ्रीका के इधर पश्चिमी तट पर गोल्ड निक्षेप मिलते हैं, गोल्ड प्लेसर के डिपोजिशन मिलता है हमको। तो ये अफ्रीका का जो पठारी प्रदेश है, कभी ना कभी क्या था, ये दोनों लैंडमास एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इसके कारण यहाँ का और यहाँ का जो प्लेसर डिपॉजिट है और इनकी जो चट्टानों का प्रारूप है, दोनों का मेल खाता है, और ये भी हमको दिखाता है कि कभी ना कभी जो कॉन्टिनेंट थे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इसके अलावा हम देखते हैं बायोलॉजिकल एविडेंसेस। बायोलॉजिकल एविडेंसेस में हम बात करें तो फॉसिल्स या जीवाश्म। जीवाश्म क्या होता है, चट्टानों पर जीवन की किसी भी प्रकार की जो उपस्थिति है वो कहीं ना कहीं जीवाश्मों के रूप में तत्कालीन जीवन के परिदृश्य रह जाते हैं जीवाश्मों के रूप में। हम जब इन पूरे कॉन्टिनेंट में, जैसे हम बात कर लेते हैं अफ्रीका और
दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों की, तो इनकी कोस्ट लाइन के किनारे किनारे हमको फोसिल्स में भी इनकी समानता मिलती है, इधर के फोसिल्स में और इधर के फोसिल्स में। इसके अलावा छठा जो हमारा एविडेंसेस है, छठा जो एविडेंसेस हमारे सामने निकल के आता है प्रमाण, वो है दोनों तटों के पर्वत क्रम में समानता। पर्वत क्रम में समानता से क्या, पृथ्वी पर 4 पर्वत युग अभी तक हो चुके हैं। तो दोनों साइड में जब पृथ्वी पर पर्वतीकरण की प्रक्रिया हुई, तो जैसे मान के चलो कि जब ये लैंड मास एक जगह पर रहे होंगे, सपोज कीजिए, और इन लैंड मासेस के जैसे यहां पर पर्वतीकरण की प्रक्रिया हुई, तो ये दोनों महाद्वीपों में साथ में हुई। लेकिन जब ये एक दूसरे से अलग हो गए और वर्तमान स्वरूप जब अस्तित्व में आया, जब हम इनको देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि मैंने इस चौक पर ये एक लाइन ड्रॉ करी है, और अगर मैं इसको यहां से काट दूं और इसको अलग अलग रख दूं, तो ये हम कह सकते हैं कि जब पृथ्वी पर ऐसी पर्वतीकरण की प्रक्रिया हुई होगी ऑन दैट टाइम, और ये महाद्वीप जब अलग हो गए, तो यहाँ पर दोनों तटों की जो पर्वत क्रम है, इनमें भी हमको समानता देखने को मिलती है, जिससे ये अनुमान, अब भाई ऐसा तो हम नहीं कह सकते ना कि ये मात्र सहयोग की बात हो सकती है कि यहाँ जो पर्वत मिलते हैं, जो आज एक दूसरे से 1000 किलोमीटर दूर है, वही पर्वत क्रम हमको यहाँ देखने को मिलता है। यानी कि इतना दूर हो और एक साथ हो, ये हम सहयोग नहीं कह सकते। अगर एक चीज होती तो हम सहयोग कह सकते थे, लेकिन हम 4-5 चीजें यहाँ पे देख चुके हैं कि हम प्लेसर डिपॉजिट देख चुके हैं, इसके अलावा हम चट्टानों के क्रम में भी समानता देख चुके हैं कि यहाँ की चट्टानें और यहाँ की चट्टानें सेम है। हम ये भी देख चुके हैं कि अफ्रीका के तट को दक्षिणी अमेरिका के साथ मिलाया जा सकता है। ऐसा लगता है कि जैसे एक ही पत्थर से टूटे हुए 2 टुकड़े हों। तो ये कुछ प्रमाण हमको इसके बारे में बताते हैं। अब इसके अलावा हम बात कर लेते हैं बायोलॉजिकल एविडेंसेस की, जिसमें हमने फोसिल्स को देख ही लिया है। अगर हम जैविक प्रमाणों की बात करें, तो हम इसमें 2 तरह के प्रमाण देखते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति। ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति का विस्तार, जब ये सारे महाद्वीप एक रहे होंगे, जब पेंजिया एक तरीके से पूरी तरीके से जब बना हुआ था, ऑन दैट टाइम क्या है, ये ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति का विस्तार पूरे के पूरे गोंडवाना लैंड वाले पार्ट में था। ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति पूरे गोंडवाना लैंड पर फैली हुई थी, यानी कि पर हम क्यों कह रहे हैं ये बात, क्यों फैली हुई थी, क्योंकि आज जब हम इन चीजों का अध्ययन करते हैं, तो प्रायद्वीपीय भारत, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में एक साथ ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति के प्रमाण या जीवाश्म हमको देखने को मिलते हैं। आज अगर हम भारत की बात करें, तो भारत की जलवायु अलग है, दक्षिणी अमेरिकी जलवायु अलग है, ऑस्ट्रेलिया की जलवायु हमसे कहीं अलग है। इवन ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति के प्रमाण हमको अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट में भी देखने को मिले हैं। यानी कि ये पूरे के पूरे जो लैंड मास थे उस टाइम पे कनेक्टेड थे, ये हमको यहाँ से एविडेंस मिलता है। इसके अलावा एक लेमिंग नामक छोटा जीव, लेमिंग एक बहुत छोटे जीव होते हैं जो अभी भी सर्वाइव करते हैं। ये कहाँ की बात है, यहाँ इस पूरे रीजन में ग्रीनलैंड की तरफ, यहाँ पे आज भी इनका एक क्रम देखने को मिलता है कि ये लेमिंग नामक जंतु साइबेरिया में रहते हैं और यहाँ से इस साइड चलते हैं। और एक टाइम आता है जब सागर आता है और ये सारे के सारे जीव सागर में जाकर के गिर जाते हैं। तो इनका ऐसा पैटर्न रहा होगा कि जब ये पूरा कॉन्टिनेंट जुड़ा हुआ होगा आपस में, तो ये यहाँ से यहाँ की ओर पलायन करते होंगे, यहाँ से यहाँ की ओर पलायन करते होंगे। लेकिन जब ये आपस में जुड़ा हुआ था, वर्तमान में या बहुत समय पहले जब ये अलग हो गए, तो उनका पैटर्न वही चला आ रहा है। और लेमिंग नामक छोटे जीव पश्चिम की ओर गति करते हुए क्या गिर जाते हैं, अटलांटिक ओशन में गिर जाते हैं। तो ये प्रदर्शित करते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो लैंड मास है एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। तो ये कुछ स्पेसिफिक एविडेंसेस हैं जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को सही साबित करते हैं, सही ठहराते हैं कि हाँ, ये पूरे के पूरे जितने हम महाद्वीप आज देख रहे हैं, एक समय पर ये एक दूसरे से कनेक्टेड थे, जुड़े हुए थे। तो उम्मीद है कि आपको ये एविडेंसेस समझ में आए होंगे। प्रयास थोड़ा सा रहा है, कुछ कमियां भी रही होंगी, आप उनको पॉइंट आउट कीजिए और
क्लास को और बेटर बनाने के लिए हमारी हेल्प कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।